हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसके हम एग्जाम क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हमें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सेमेस्टर का मैंने आपको बता दें, यहाँ पे आर्मी ये थोड़ा सा यहाँ से रिमूव हो गया है, तो इसके हम एग्जाम क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको हिस्ट्री के जो सिलेबस की जो वीडियो है ना, वो अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी है, वो भी न्यू पैटर्न बेस्ड, और साथ में मैंने आपको हिंदी में वो सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है। और जो मैंने इसकी जो यूनिट फर्स्ट है ना, हिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट है, इसको भी मैंने आपको एक तरीके से वीडियो वो प्रोवाइड करवा रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एक तरीके से आपकी हिस्ट्री का एक तरीके से ये बेस हो गया है एक तरीके से, इस वजह से इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी भी है। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट वाइज जो अपने एक तरीके से मैंने इसको प्रिंट आउट इसका मैंने अच्छे से अपने जो हैंडमेड नोट्स होते हैं मैंने उन्हीं को प्रिंट आउट करवा के इसमें करा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से, आप फिर ना अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, तो आप, मैं बता तो नहीं, फिर आप किसी भी बुक को देख लेना, आप किसी भी बुक में अगर उस यूनिट से रिलेटेड कुछ भी दिया गया है ना, तो आपको A to Z बातें समझ में भी आएंगी और क्या पूछा गया ये भी समझ में आएगा। चाहे वो कितना कोई सा भी क्वेश्चन है, वो भी उससे आप आराम से कर पाएंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हम डिस्कस करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का आकलन कीजिए। तो अब इसने पूछा है ना कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है ना, उसके पुनर्निर्माण में कैसे एक तरीके से जो पुरातात्विक स्रोत है वो महत्व रखता है। आपको मैंने बताया है, अगर आपने यूनिट फर्स्ट देखी हो ना, ये यूनिट देखिए आप, फर्स्ट से एक क्वेश्चन आ गया, ये आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको सोचो कि यूनिट फर्स्ट से एक क्वेश्चन आ गया, तो ये कम से कम आपका या तो 20 मार्क्स का होगा या तो 15 मार्क्स का, इससे कम तो आते नहीं है कॉलेज में एक भी एग्जाम। और इससे ना एक शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ रखा है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी अभी। जो शॉर्ट नोट में एक आता है ना क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का आता है, जिसमें हम 7 और 5 8 में डिवाइडेबल होते हैं मार्क्स, तो उसमें भी पूछ लिया गया इस यूनिट से। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप देख सकते हैं इसको आसानी से। तो इसमें आपको बताना था ना कि पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का आकलन कीजिए। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्रोत होता क्या है। स्रोत होता है मतलब इंग्लिश में अगर हम कहें तो सोर्सेज। अभी सोर्सेज क्या है, अगर मैं आपसे यूँ पूछती हूँ कि वाटर के सोर्सेज बताइए, पानी के क्या क्या सोर्सेज है, तो आप क्या क्या बताएंगे। आपका क्या क्या हो गया, पोंड हो गया, झीलें हो गई, तालाब हो गया, नदियाँ हो गई, बारिश हो गई, ये सारे क्या हैं एक तरीके से आपके क्या हैं, ये आपके सोर्सेज है वाटर के। तो इसी प्रकार से इसने पूछा ना, जो पुरातात्विक जो स्रोत थे ना, वो कौन कौन से थे। मैंने आपको, अगर आपने यूनिट फर्स्ट में ही देखी होगी ना, तो उसमें मैंने आपको बता रखे कि जो हमारे एक तरीके से जो इतिहास लेखन के 2 सोर्सेज थे, उसमें मैंने वैसे आपको 3 के बारे में बता रखा है, बट मैंने 2 को बहुत अच्छे से और डीपली एक्सप्लेन कर रखा है उसमें। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो 2 थे सोर्सेज, मतलब इट मीन्स हम इतिहास का लेखन हमने कैसे एक तरीके से किया था। हमें इतिहास लेखन की, वो इतिहास लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों से हमें पता चला था कि हाँ, हमें अपने इतिहास में हमने ये चीज़ देखी थी। तो आप देख सकते हैं जो सिक्के होते हैं, सिक्के क्या हैं, ये भी पुरातात्विक स्रोत है। अब आप सोचेंगे कि कैसे एक तरीके से जो सिक्के हैं वो कैसे एक तरीके से हमारे इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण सोर्स है। अब आपने देखा होगा कि आपने एक सुन रखा होगा समुद्रगुप्त। अगर आप हिस्ट्री आपने पहले भी पढ़ रखी है, तो आपने समुद्रगुप्त के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा ना कि इन्होंने ना अपने सिक्कों के ऊपर, मतलब जो इनके टाइम में सिक्के चला करते थे ना, उस पर ना इन्होंने वीणा वादक बजाते हुए ना एक तरीके से अपनी तस्वीर क्या कर रखी है, प्रिंट करवा रखी है। तो उससे हमें क्या पता चलता है। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं वो हमें एक तरीके से किस लिए क्या हेल्प करती हैं, हमारे इतिहास को लिखने में मदद करती हैं। इतिहास को कैसे लिखा जाए इस चीज़ में मदद करती हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको सिक्के का एग्जांपल दिया, ऐसे ही आपके मान लीजिए इमारतें हो गई। अब इमारतें भी तो हमारी एक तरीके से राज व्यवस्था इन सब चीज़ों के बारे में बताती है, या एक तरीके से हमारी उसमें बताती है हमारी राज्य व्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, क्योंकि संस्कृति जैसी होगी उसी टाइप से इमारतें भी बनी होती हैं। तो ये सब क्या है, ये हमें इतिहास को लिखने में हमारी क्या करती है, एक तरीके से हेल्प करती है। जो ये सोर्सेज होते हैं वो हमें इतिहास को कैसे लिखा जाए, इतिहास लेखन के लिए एक तरीके से हमें एक तरीके से ये हमें पॉइंट देती हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हुई हैं या चीज़, क्योंकि आपको जब तक कुछ हिंट नहीं मिलता तब तक आपको अपने इतिहास के बारे में कुछ बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि कल आपका जो है वो आपका इतिहास ही तो बन गया एक तरीके से देखा जाए। तो अगर आपने कल क्या चीज़ें की थी, अगर आपको उसका आज हिंट ही नहीं मिलेगा, तो आप कैसे नोटबुक में लिख पाएंगे कि हाँ आपने कल क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। आपको कुछ याद रहेगा या आपको कुछ हिंट मिलेगा तो ही तो आप लिख पाएंगे। तो सोचो आप वो उतने पुराने टाइम पे कि कैसे लोग रहा करते थे, कैसे लोगों की राज्य व्यवस्था थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसे धार्मिक चीज़ें होती थी। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, ये सब हमें उस टाइम पे जो सिक्के मिलते हैं उनसे पता चलता है, या जो इमारतें होती हैं उनसे पता चलता है, या उस टाइम के जो आभूषण होते हैं, इन इन सभी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, अपने इतिहास के हमें पता चलता है।
और ऐसे ही मैंने आपको ना इसमें जो यूनिट फर्स्ट में ना आपको मैंने 2 सोर्सेज़ के ऊपर बता रखा है। एक तो आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया और एक हो गया आपका साहित्यिक स्रोत। कौन-सा? साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में कैसे हो जाता है? साहित्यिक स्रोत भी हमारे एक तरीके से इतिहास लेखन में मदद करती है। अब वो कैसे? जो वेद होते हैं, वेदों से भी तो हमें पुराने टाइम का पता चलता है ना कि वेद में एक तरीके से हमारे वो हमारे जो ऋग्वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। हमारे कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। उसमें ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और आपका वो हो गया सामवेद हो गया। तो ये सब क्या है? एक तरीके से हमें अपने इतिहास के बारे में बताता है। अब जो हमारा ऋजुवेद होता है उसमें हमारी गायत्री मंत्र होते हैं। तो ये सब क्या है? इट मीन्स ये हमें इतिहास को लिखने में हमारी क्या करता है? मदद करते हैं। और वेद के बाद आप मान लीजिए रामायण हो गई। अब रामायण भी तो लिखी गई है, तो उसमें हमें क्या पता चलता है? हमारे जो दक्षिण भारत का जो इतिहास रहा है उसके बारे में पता चलता है। श्रीलंका का कैसा इतिहास था, श्रीलंका में कैसी प्रशासनिक स्थितियां होती थी उस टाइम पे। तो हमें ये सब चीज़ के बारे में पता चलता है। किससे पता चलता है? हमें साहित्यिक लेखों के से पता चलता है। या आपके जो उपनिषद हो जाते हैं, पुराण हो जाते हैं, क्या उपनिषद हो गए, इस सब के बारे में मैंने बता रखा है कि उपनिषद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो ना तो ज़रूर जाकर देख लेना, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए वीडियो रहेंगी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी, तो आपको पता चल गया ना कि हाँ अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, जो पुरातात्विक स्रोत है उसका महत्व क्या है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों लिखी गई है, कि हमें अपने इतिहास को लिखने के लिए इसकी इंपॉर्टेंट है। हमें जब तक अपने एक तरीके से कोई सोर्सेज नहीं होगा हमारे पास, तो हम अपने इतिहास का लेखन नहीं कर सकते हैं। हम अपने इतिहास के लेखन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप मान लीजिए कुछ भी, अगर आपके पास कुछ भी हिंट ना हो, क्योंकि पहले आप देखते थे कि बेल पत्रों पे या पांडुलिपि के थ्रू भी हमें एक तरीके से अपने इतिहास का पता चलता है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा अभिलेख हो गए आपके, ये सब क्या है? एक तरीके से इतिहास लेखन के सोर्स हैं, इतिहास लेखन के क्या है, ये आपके जो स्रोत है वो चीज़ है। तो अब आपको पता चल गया। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भारत की पूरा प्रशांत संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है? वर्णन करा है। अब ये पूरा प्रश्न आपने अगर वो पढ़ा होगा प्रागैतिहासिक काल, उसके अंदर ये आपका क्या आता है? एक तरीके से ये आपके आते हैं पुरापाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। कौन से काल? वैसे तो ये 3 होते हैं, आपका एक मीडिएटर में भी होता है, पर आप में पुरापाषाण और नवपाषाण के बारे में, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा फोकस करूंगी आपको बताने में। अब पुरापाषाण की इन्होंने संस्कृति के बारे में पूछा है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब से एक तरीके से मानव का एक तरीके से धरती पे जब से मानव आया है ना, तब के टाइम को लेकर ही हम पुरापाषाण काल को मानते हैं। अब पुरापाषाण काल के टाइम पे ना क्या होता था ना, उस टाइम पे एक तरीके से जो जीविका का आधार होता था ना, वो क्या होता था? शिकार होता था। उस टाइम जो लोग थे वो कैसे करते थे, उनका जो जीविका चलती थी वो किस टाइप से चलती थी? ये थोड़ा रॉन्ग लिख गया है मैंने, जीविका गलत लिख गया है। तो वो जो जीविका का आधार था उस टाइम पे क्या था? एक तरीके से आपका क्या था? शिकार हुआ करता था। तो यही चीज़ है, जैसे आपने आदि मानव के बारे में पढ़ रखा होगा, तो आदि मानव पहले क्या करता था? आदि मानव शिकार कर ही अपना पेट पालता था, अपना पेट भोजन करता था। और साथ ही साथ आपने देखा होगा इस टाइम पे पत्थरों का यूज़ भी हुआ था, पूरा पाषाण के टाइम पे ही पत्थरों का यूज़ हुआ था। गुफाओं में लोग रहने लग गए थे, आग जलाना सीखे थे, इस टाइम पे सीखे थे वो सब चीज़ें जो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हुई थी। तो इससे क्या एक तरीके से हमें अपना ये पता चलता है। अब इसने इसके बारे में इसकी संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछा है, तो आप इसकी विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। आप विशेषताओं में आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं। मैंने आपको कई बार बता रखा है अपनी वीडियोज़ में, क्योंकि आप में ये नहीं है कि विशेषता पूछ ली तो वो उसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि माइंड में तो आपके वैसे, अगर मैं बोलूँ ना रियलिटी में, तो विशेषताओं को सुनकर हमें लगता है कि हाँ उसकी हमें ओनली गुड पॉइंट्स लिखने हैं, बैड पॉइंट्स नहीं लिखने, बट आपको सब कुछ उसमें लिखना होता है। ऐसा नहीं होता कि ओनली आपको एक मतलब गुड पॉइंट्स लिखने हैं, आप उसके अंदर उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो अब आपने देख लिया इसमें पूरा पाषाण। अब नवपाषाण काल में क्या होता है ना, नवपाषाण काल में लोग क्या करने लगा, एक तरीके से उनका सब उस टाइम पे लोग कुत्ते को पालने में लग गए थे। तो ये सब क्या था, एक तरीके से हमें अपने उस टाइम पीरियड में क्या चीज़ थी, कैसी संस्कृति थी, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है। आपका एक मध्य पाषाण काल होता है, उसमें तो मान लीजिए तीर कमान का। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको मैं एग्जाम्पल से समझ में आएगा ज़्यादा। जैसे पत्थर था, जब वो था आपका पूरा पाषाण काल, जब मानव की एक तरीके से उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम पे लोग जो मानव थे वो कैसे यूज़ करते थे? ओनली पत्थरों का मतलब नॉर्मली वे में यूज़ करते थे, उसका कोई उन्होंने यूज़ नहीं किया था, बस उनको यूज़ करना एक तरीके से आया था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो उसके बाद क्या लग गया, वो पत्थरों से अपने क्या बनाने लग औजार बनाने लग गए थे। क्या बनाने लग गए थे? औजार। और औजारों का यूज़ किस में करते थे? वो शिकार करने के लिए यूज़ करते थे। पहले तो ओनली वो पत्थरों का ऐसे ही यूज़ करते थे, मतलब वो कोई काम के नहीं रहते थे। बट जैसे जैसे उन्होंने देखा उसको शेप में देने लग गए, उस शेप को। अब जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, जब पत्थर थे ना तो हथौड़े की फॉर्म में रहते थे, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया तो वैसे ही वो उसमें नुकीली तलवार में और जो तीर कमान होता है उसमें चेंज होता गया था। तो यही चीज़ें इसके अंदर आपको इनकी विशेषताओं की, संस्कृति की विशेषताओं के बारे में ही बताना है।
थर्ड क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार और नगर नियोजन की चर्चा करनी है। अब हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, वो कैसी थी मैं आपको पहले बताती हूँ। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं हम? सिंधु सभ्यता भी कह देते हैं, और एक कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य। तो यही चीज़ है, मैंने आपको नेम बता दिया कि अगर आपसे कुछ हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो बाई चांस मैं वो जो पेपर होगा उसमें कभी कभी टर्म्स भी दूसरी दे दी जाए, जैसे सिंधु सिंधु सभ्यता दे दी जाए या फिर कांस्य सभ्यता दे दी जाए, तो आपको पता होगा तभी तो आप लिख पाएंगे, इसलिए मैंने आपको इसका बताया। अब उस टाइम पे जो भौगोलिक विस्तार था वो नगर नियोजन की प्रक्रिया कैसी थी, तो उस टाइम पे ना अगर आप देखेंगे ना, जो राखलदास बनर्जी थी उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी कितने टाइम पे? 1921 में राखलदास बनर्जी ने उस टाइम पे क्या करी थी, एक तरीके से आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो उस टाइम पे कैसे एक तरीके से उसे दे देते उन्होंने, जब एक तरीके से इसका अगर आपको हिस्ट्री पता ना तो आप आसानी से पता कर लेंगे। उसमें क्या था ना कि उन्होंने देखा ना कि इस टाइम की जो ईंटें ना वो पकी हुई ईंटें यूज़ की गई हैं इमारत बनाने में, जो एक तरीके से अब मोहनजोदड़ो और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी एक तरीके से सिमिलर थी। तो यही चीज़ था कि इसमें जो बड़े बड़े मतलब एक तरीके से जो ये सभ्यता कहाँ पे बसी हुई थी, नगरीय सभ्यता थी। मतलब कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। और ये जो सभ्यता थी ना ये सिंधु नदी के पास बसी हुई थी। अब क्यों ये नदियों के पास ही क्यों ये सभ्यताएं बसती थी? क्योंकि एक तरीके से नदी के पास आप देखते हैं कि हर चीज़ आपको प्रोवाइड होती है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो आपको प्रोवाइड ना हो, चाहे आपका खाना हो या आपका पीने के लिए पानी हो, ये सब हमें कहाँ पे वो प्राप्त होता है? ये सब नदियों के पास ही प्राप्त होता है, क्योंकि वहीं पे मान लीजिए जो पेड़ पौधे हैं वहीं पे उपजते हैं जहाँ पे उनको सब सुविधाएं प्राप्त होती है। और उसी प्रकार से जो लोग थे वो भी क्या हुए थे? सिंधु सभ्यता के पास ही एक तरीके से बचे हुए थे। मैं आपको इसके अंदर चैप्टर नहीं बता रही, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ, बट जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और इन सब क्वेश्चन को फिर आप देखना कि आप आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे और आप आसानी से लिख भी पाएंगे। अब है ना, इसका एक ये भी बोला जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थे ना ये क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। अब वो क्यों हुई थी नष्ट होने का? इसका कारण क्या था? वैसे तो कोई इसमें मतभेद रहता है, बट बोला जाता है ना कि सिंधु सभ्यता का नष्ट होने का कारण ये था ना कि वहाँ पे एक तरीके से ना वो बाढ़ आ गई थी। सिंधु नदी के पास क्या हो गई थी? बाढ़ आ गई थी। इस कारण से जो वो थी, जो ये नगरीय सभ्यता थी, ये समाप्त हो गई थी। तो यही चीज़ पूछा गया कि इनकी नगर नियोजन कैसी थी, मतलब जो नगर का नियोजन वो किस टाइप से किया जा गया हुआ था, कि इनकी जो एक तरीके से जो शैली थी वो कैसी थी। तो ये सब के बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की नवपाषाण संस्कृतियों के क्षेत्रीय वितरण और विशिष्ट विशेषताओं का परीक्षण करना है। अब नवपाषाण में भी यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, पूरा पाषाण और नवपाषाण, और एक होता है मध्य पाषाण। तो आपको वैसे इसमें पूरा पाषाण और नवपाषाण क्या है पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा वासियों के धर्म और कला का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इसमें आपको धर्म और कला के विस्तार का मतलब इसके कला और विस्तार के उसके बारे में बताना है, धर्म के बारे में बताना है, वो भी विस्तार पूर्वक। तो आप इसमें लिखेंगे, जब मैं आपको चैप्टर ये करवाऊंगी तो आप मैं उसमें सारे ये पॉइंट्स इंक्लूड करके ही आपको बताया करूंगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 कि प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करना है। अब ये वैदिक काल क्या था? जो वैदिक काल था, आपने अगर सुन रखा होगा कि आर्य क्या थे, आर्य जो लोग आए थे वो हमारे पंजाब और अफगानिस्तान से आए थे। जैसे ये मान लीजिए भारत है, मुझे भारत का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है, ये मान लीजिए कि भारत है। ओके, तो जो आर्य थे ना वो इस साइड से आए थे, हमारे पंजाब और अफगानिस्तान का जो हिस्सा था ना यहाँ से आए थे। तो जो मैक्स मूलर थे ना उन्होंने ना जो आर्यों का जो मूल निवास स्थान को क्या बताया था? मध्य एशिया को बताया था। और जो आर्य द्वारा जो निर्मित जो सभ्यता बनी थी ना, जो आर्यों ने बनाई थी जो सभ्यता को, इनमें जो सिविलाइजेशन उन्होंने करा था उनकी सभ्यता को ही हमने क्या कहा है? वैदिक सभ्यता कहा है। और इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे कि वैदिक काल की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण आपको करना था कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी। अब मैं आपको उसमें ना प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बताती हूँ कि जैसे प्रशासनिक है ना 5 भागों में बटा होता है। एक था आपका कुल, दूसरा आपका ग्राम, और तीसरा आपका विश्व, और चौथा आपका जन और राष्ट्रीय। तो ये ना मतलब डिवाइडेबल थे किस अकॉर्डिंगली? एक तरीके से जो गांव वो ग्राम के जो मुखिया होते थे उनको ग्रामीण कहते थे, विश्व का जो प्रधान होता था उसे विश्वपति कहते थे। तो मतलब ये ना इस टाइप से आपका डिवाइडेबल था ऑल थिंग्स। मैंने इस पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, सॉरी मैं इस पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये ना ब्लू कलर से मैच कर जा रहा है आपका, थोड़ा रेड कर लेती हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, अब इसके हमें पता था। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7, इसमें आपका बौद्ध और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। अब इनकी शिक्षाओं के बारे में बताना आपको कि बौद्ध धर्म क्या था। अब बौद्ध धर्म को किसने स्टार्ट किया था? मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछते आप ये मुझे बताना, मैं जैन धर्म के बारे में बता देती हूँ। इसको महावीर ने, मतलब महावीर जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। ये वैसे 24 तीर्थंकर थे, बट एक तरीके से वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक इन्हें माना जाता है। और वैसे फर्स्ट जो थे आपके वो ऋषभनाथ थे। ओके, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी, एक्स्ट्रा थी, बट इसमें अब इसके शिक्षाओं के बारे में बोला गया। अब शिक्षाएं कैसी थी, इनकी जो शिक्षाएं इन्होंने दी थी वो किस टाइप से थी, तो मैं आपको बताती हूँ ना। तो इसमें दोनों धर्मों में क्या था कि अन्याय
इसमें ना जैसे कि आप देखेंगे ना तो ये है कि बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था, इसमें एक तरीके से कौन कौन से जो 10 शिलाओं के बारे में बताया गया है, जिसको आप ना करें ना आप एक तरीके से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ है ना बौद्ध धर्म या जैन धर्म की, तो इस टाइप से ना कि एक तो आपका था कि अहिंसा, कि कभी भी हिंसा नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। और जो ये अहिंसा का जो टॉपिक है ना, ये बौद्ध धर्म में तो फिर भी एक तरीके से कुछ हद तक वो है, मतलब कम है। बट जो जैन धर्म था ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कट्टर था। मान लीजिए एक अगर आप चींटी को भी मार देते ना, तो वो भी एक तरीके से आपकी अहिंसा के अंदर काउंट करी जाती थी जैन धर्म के अंदर। पर बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा नहीं होता था, मतलब एक तरीके से बड़े लेवल पे। तभी आप देखेंगे ना तो ज़्यादातर जो लोग, मतलब जो प्राचीन भारत में अगर देखेंगे ना, तो ज़्यादातर जो अनुयायी थे ना वो बौद्ध धर्म के ही थे। मतलब जैसे अशोक ने भी बौद्ध धर्म को ही अपनाया था। तो मतलब बहुत से जो लोग थे वो उन्होंने बौद्ध धर्म को ही ज़्यादा अपनाया था कंपेरिजन टू जैन धर्म को, क्योंकि जो जैन धर्म को मानता था ना एक तरीके से उसको बहुत ज़्यादा हर चीज़ों का क्या करना पड़ता था, नोटिस करना पड़ता था। अब आप देखेंगे अहिंसा नहीं करनी है, या सत्य, एक तरीके से कभी असत्य नहीं बोलना, सत्य हमेशा बोलना है। जो आपका एक तरीके से अपरिग्रह, मतलब किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। जो अपरिग्रह क्या होता है, मीन्स इसका मतलब होता है, एक तरीके से मैं आपको दोबारा से लिख के दे देती हूँ। अपरिग्रह इसका मतलब होता है कि किसी प्रकार से भी संपत्ति नहीं रखना, लालच नहीं रखना, मद का सेवन नहीं करना, या असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। तो ये सब क्या था आपके बौद्ध धर्म के अंदर, जो इनकी एक तरीके से जो 10 क्या बोलते हैं हम इसको, 10 शिलाओं के में बांटा गया है। इसको हमने क्या किया है कि निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए इन 10 शिलों पर आपको क्या करना पड़ता था, एक तरह डिपेंड होना पड़ता था। तो यही चीज़ है, तीन के अंदर आप इनकी शिक्षाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे वीडियो के अंदर, जब मैं आपको इससे रिलेटेड क्लास प्रोवाइड कराऊंगी तो इसके अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ऐसे आपको है जो नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन 8 है। इसमें आपको पूछा गया कि जो छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय का क्या कारण था। अब अगर मैं बताऊं कि जो वो महाजनपदों के बारे में हमें किस निकाय से पता चलता है, तो ये आपका अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। किस निकाय से, अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। अगर आप ये लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा। साथ ही में ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा एक चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका ना, इसमें आपको आप देखेंगे तो 16 महाजनपद थे। कौन से 16 महाजनपद थे, आपका अंग हो गया, मगध हो गए, काशी हो गई, वत्स हो गया, वज्जी हो गया, कौशल, अवंती, इन सब के आनंद में पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है, आपके 16 महाजनपद के कारण ही आता है। और इनका उदय किस कारण से हुआ, इनके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको आसानी से, जब मैं वीडियो में बोल रही हूँ ना, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो इन सब टॉपिक को मैं लेकर चलूंगी कि आपकी ये टॉपिक स्किप ना हो और ना ही छूटे। अगर कुछ छूट जाता है तो मैं आपको बाद में उसको कंप्लीट करवाऊंगी, आपके कमेंट आप जब करेंगे तो। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें आपका साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये यूनिट फर्स्ट का आपका, इसके अंदर आपके ना मैंने बता देती हूँ, इसके अंदर आपके जैसे वेद आ गए, उपनिषद आ गए, आपके वो आख्यान आ गए जो एक तरीके से वनों में लिखे जाते थे, आख्यान बोलते हैं इन्हें हम। और फिर आपके आगे एक तरीके से पुराण आ गए। ये सब क्या है, आपकी साहित्यिक स्रोत है। किसी राइटर की एक तरीके से पुस्तकें आ गई, क्या आ गई, पुस्तकें, लेख आ गए, लेख। तो ये सब क्या है, ये साहित्यिक स्रोत है। और इसी का आपको क्या करना है, आपको संक्षिप्त एक तरह 2 पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है। मैंने आपको कितनी बार बोल रखा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम का एक तरीके से आपको गेम वो होता है, एक तरीके गेमिंग मार्क्स वाला एक तरीके से पॉइंट होता है। क्योंकि ना इसके अंदर ना आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मार्क्स को गेन कर सकते हैं। क्योंकि 2 भागों में डिवाइडेबल होता है, एक 7 और 8 मार्क्स का। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो एक आपका 7 मार्क्स का होगा, दूसरा आपका 8 मार्क्स में इस टाइप से डिवाइडेबल होता है। तो इसमें ना आपको एक तरह किसी चीज़ के बाद साहित्यिक स्रोत क्या आप आसानी से लिख पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ना पता हो। साहित्यिक स्रोत जो साहित्य के लेख से हमें इतिहास के हमें जो हमें बताता हो, उसी इतिहास को लिखने में हमें क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट आपका चारकोलिथिक संस्कृति क्या है, नेक्स्ट और मेघलिथ और वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म क्या है पूछा गया है। तो इसमें आप आसानी से बताइए। ये 2 पॉइंट तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए। तो यही चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मैंने आपको बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको इसके अंदर मतलब सब चीज़ बताने की कोशिश करूँ। मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई क्योंकि मैं वो उसको आपको वीडियो के अंदर ही बताऊँगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मैंने वैसे आपको ना एक देखिए बेसिक नॉलेज दिया आपको कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके चैप्टर के अंदर है, और ये क्या कैसे ये चीज़ एक तरीके से कहाँ से आई हुई है ये सब चीज़ें। तो मैंने आपको इन सब चीज़ों का मैंने एक ओवरव्यू दिया है। ये नहीं कि मैंने आपको उसका आंसर बताया, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मैंने आपको आंसर बताया, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हाँ आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। एक तरीके से आपका ना चैप्टर का ऑल रिवीजन हो गया आपका। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।